Hello students, I hope all of you are doing perfectly well, and as you all are aware of the fact that finally NTA has declared the result of CSI NET July 2024. Now ऐसे बहुत सारे क्राउड हैं जिनके CSI NET क्वालिफाइड हो चुका है और वो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि सर अब क्या करें. Of course, there are lots of options which they can do now. There are loads of options which are open now. कौन सा चूज करना बेहतर होगा. और कुछ ऐसे क्राउड्स हैं, आई मीन रादर नेक्स्ट वाले क्राउड का संख्या बहुत ज़्यादा है कि जिनके CSI नेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है. तो वो लोग भी अभी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए. शुड आई ड्रॉप अगेन a 6 months and take the preparation, or should I apply for some different stuff in life, or rather should I apply for some different questions, different examinations like GATE or TIFR or JEST. So what should be the most rightful choice to make? So loads of questions are actually coming in students' minds now at this point of time. तो उसी क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने के लिए हमारा आज का ये सेशन है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो दो तरीके के क्राउड्स हैं इन्हें फिलहाल क्या करना चाहिए. जैसे ही रिजल्ट आउट हो गया है उसके बाद उन लोगों को किस तरफ जाना चाहिए. व्हाट शुड बी द मोस्ट राइटफुल डिसीजन टू मेक. तो सबसे पहले आते हैं उन लोगों की बात. सबसे पहले करते हैं उन लोगों की बात जितने इतने मेहनत करके, हालांकि सारे ने ही मेहनत किए हैं, कुछ का शायद थोड़ा बहुत लक काम कर गया होगा, कुछ का उस टाइम पे लक काम नहीं करा, थोड़ा सा नर्वस हो गए होंगे, या कुछ ठीक ठाक वे में फॉर्मूला याद नहीं हो पाया होगा, कुछ बच्चों का ठीक से मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा, कुछ गलती की वजह से शायद कुछ लोग पीछे छूट गए, या हो सकता है कि कुछ नंबर की वजह से कुछ लोग पीछे छूट गए. मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉल करके बता रहे थे कि सर बस 0.5 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए छूट गया. तो वो सुन के बहुत ख़राब लगता है कि ठीक है, या ऐसा बोलते कि सर पता है ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं होता तो मेरा क्रैक हो जाता, बट मैं जनरल कैटेगरी में हूँ इसलिए मेरा इस नंबर पे हुआ नहीं. तो वो सुन के तब बहुत ऐसा लगता है कि अरे यार इस बेचारे का तो मतलब बहुत ही खराब हुआ. और मोस्टली ऐसे लोग जो मान लो कि जिनका तुम्हारा कट ऑफ से बस 1-2 मार्क्स की फर्क में रहते हैं और उनका नहीं होता है. सो बेसिकली मेहनत तो सारे नहीं किए हैं. सो फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने मेहनत किया, मतलब तुम्हारी मेहनत कहीं ना कहीं पे तो है. इट्स बिन काउंटेड. ओके, डोंट से दैट योर मेहनत जो है, योर हार्ड वर्क हैज गॉन वेस्ट. इट्स नॉट. बेसिकली क्या होता है कि जो तुमने सीखा है वो अभी तक तुम्हारे अंदर है, थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो शायद नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट. व्हाट शुड आई डू नाउ इफ आई हैव क्वालिफाइड CSI नेट. सो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बात करते हैं जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है. पीपल हु हैज qualified, who have qualified CSI net. तो यहां पे भी दो तरीके के लोग होते हैं. एक लोग होते हैं जिनको सिर्फ एलएस क्रैक हुआ है, जिसको बहुत लोग ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में नेट क्रैक ना कहते हैं. और एक लोग होते हैं जिनका JRF क्रैक हुआ है. JRF क्रैक होने का मतलब है JRF प्लस LS दोनों क्रैक होना. तो ये दो तरह के क्राउड है. अगर मान लो तुम्हारा JRF और LS दोनों ही क्रैक हो चुका है, सो इन दैट केस कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत मतलब ऑल द इंडियन इंस्टीट्यूट में PhD करने के लिए एलिजिबल हो अगर तुम इंटरव्यू क्रैक कर लो. तो अगर मान लो तुम्हारे पास JRF है, LS है, तो मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स तुम्हें इंटरव्यू में बुलाएंगे. अगर तुम PhD करने के लिए उत्सुक हो, अगर इच्छा रखते हो, तो तुम इंटरव्यू में अपियर करना. If you crack the interview, then definitely they will select you or you can start your PhD in that institute. अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट में JRF LS होने के बाद भी सोचना पड़ता है. कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके रैंक काफी हाई है, जैसे कि IISc बैंगलोर. तुम्हारा JRF LS होने के बाद भी नहीं बुलाएंगे. अगर तुम अगर मान लो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो JRF LS होने के बावजूद भी तुम्हारा रैंक 80 से नीचे होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए, तब वो लोग तुम्हें बुलाएंगे.
TIFR इनमें से ऐसे हैं, IISc बैंगलोर ऐसा है, HRI ऐसा है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। बट अगर इन सारे इंस्टीट्यूट्स को हम थोड़ा साइड में रखें तो हम लोग देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द IITs, जितने भी IITs है, सारे के सारे IITs JRF या LS होने पे, JRF होने पे, LS होने पे, मतलब अगर तुम्हारे पास JRF है, दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। और IITs में इंटरव्यू अगर तुम देने जा रहे हो तो मतलब मान लो अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसीजर्स चलते हैं, मोस्टली ऑफलाइन चलेगा अभी फिलहाल, जा रहे हो, सो इन दैट केस मेक श्योर कि तुम 9 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाओ, क्योंकि वो लोग डेफिनेटली हमेशा पूछते हैं कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ग्रिप किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर है, या तुम किन किन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के आए हो। तो मोस्टली कोशिश करो कि कोई भी 3 सब्जेक्ट हो जिसको तुम बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। उनमें से एक तो तुम्हारा कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स हो सकता है, एक तुम्हारा हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स, एक तुम्हारा हो सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो मेक श्योर STR वेस्टीआर वगैरह अच्छे से पढ़ के लो, सेंट्रल फोर्स वगैरह बहुत अच्छा है। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अलावा तुम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ सकते हो। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये तुम और EMT तुम पढ़ सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट EMT। तो इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स, या तुम्हारा अगर कोई स्पेशल स्ट्रॉन्ग ग्रिप है या MSc में तुमने रिसर्च किया है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसको पढ़ सकते हो। ये पढ़ने के बाद प्लस तुमने MSc में जो प्रोजेक्ट किया है उसके ऊपर तुम्हें अच्छे से एक आइडिया होनी चाहिए तुम्हारे काम के ऊपर, मतलब बेसिकली काम क्या था और तुमने क्या किया है इसके ऊपर। अगर कुछ नहीं भी हो पाया है, अच्छा सा रिजल्ट नहीं भी आ पाया है, फिर भी जितना आया है उस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा रिजल्ट मांगते हैं बट वो रिजल्ट आता नहीं है, मतलब डिजायर्ड रिजल्ट आता नहीं है, बट कुछ अगर रिजल्ट भी आता है दैट इज ऑल्सो रिजल्ट। ठीक है, सपोज आई वाज वॉन्डरिंग सम IV कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे IV के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बट जो रिजल्ट तुम्हारा आया है वो भी एक रिजल्ट है। सो डेफिनेटली हम लोग उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ऐसा बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि बच्चे को पूछा जाता है कि तुम्हारा MSc प्रोजेक्ट क्या था, इंटरव्यू में पूछा जाता है तुमने काम क्या किया है, रिजल्ट्स कैसे आए थे, ऐसा रिजल्ट्स क्यों आया, मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, वो लोग बता नहीं पाते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है इंटरव्यू के हॉल में। पैनल में जो लोग बैठे रहते हैं वो सोचते हैं कि इसने अपने MSc का प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं किया, ये बंदा रिसर्च करने के लायक नहीं है। तो दैट इज वाई ऐसा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट ना हो, अपने MSc के प्रोजेक्ट अच्छे से देख लो, अच्छे से उसके जितने भी सारे तुम्हारे रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट्स के जस्टिफिकेशन, मतलब वैलिड एक्सप्लेनेशंस तुम्हारे पास होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट नॉलेज जब आता है तो वहां पे ये जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स तुम चूज करके जा सकते हो। MMP चूज कर सकते हो बट ना चूज करना ही बेहतर है, क्योंकि ग्राफ वगैरह या अगर स्पेशल फंक्शंस वगैरह पे आ गया तो बहुत सारा क्वेश्चंस करके तुम्हें रुला भी सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कोशिश करना है MMP को थोड़ा सा अवॉइड करने का, न्यूक्लियर फिजिक्स को थोड़ा सा अवॉइड करने का, बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन, यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट्स, नो इश्यूज। तो ये क्या JRF और LS की बात। अब ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनको ऐसा मन है कि सर PhD करूंगा या नहीं करूंगा ये सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही साल लग जाते हैं, IIT में 5 या 6 साल लग जाते हैं और पैसे भी बहुत कम है फेलोशिप का, तो मैं इस मोमेंट पे श्योर नहीं हूँ क्या करूँ। तो थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, उसके बाद मैं डिसाइड कर दूंगा। तो मतलब रिसर्च कैसा होता है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि MSc में मेरा प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं था। या मान लो कि ऐसा हो सकता है कि मोस्टली IIT के अलावा जो बच्चे इंडियन यूनिवर्सिटीज से हैं, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को हमेशा मौका नहीं मिलता कि वो लोग प्रोजेक्ट कर पाए, तो उनको पता नहीं होता कि रिसर्च एक्चुअली क्या है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा बहुत सारे जगह पे प्रोजेक्ट वैकेंसीज निकलती है, वो प्रोजेक्ट वैकेंसीज में तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास JRF है, LS है, जस्ट गाइड के साथ सिंपली एक बात करो, चिट चैट करो, अ लिटिल बिट ऑफ स्मॉल मॉक इंटरव्यू दे विल टेक, एंड आफ्टर दैट यू कैन जॉइन द प्रोजेक्ट। एक साल तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली नॉट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, पैसे मतलब फेलोशिप ऑफ कोर्स। जो तुम्हारा R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल गिव यू द फेलोशिप। जो CSR का जो फेलोशिप होता है एग्जैक्टली सेम फेलोशिप तुम्हें दिया जाएगा HRA मिला के। तो जहाँ पे भी तुम जाओगे प्रोजेक्ट करने के लिए, वहाँ पे एक साल प्रोजेक्ट करो, काम के बारे में देखो तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगता है, रिसर्च तुम्हें एक्चुअली में अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि सब PhD कर रहे हैं, तुम भी PhD करने चले गए बट फाइनली देख रहे हो कि PhD वाज नॉट योर कप ऑफ टी, सो दैट वुडंट बी अ गुड थिंग टू डू एक्चुअली। सो it is better that you first of all decide that whether you want to choose that path or not. If that's your path then you go, it's fine,
Others, I've seen a lot of people who have gone to do PhD, but after 3 years and 4 years, they did not come with some good amount of papers, and which is very necessary that if you're doing PhD, you should have papers with a good impact factor. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो कोशिश करो कि अगर तुम्हारे पास कोई रिसर्च के आइडियाज नहीं है कि मैं क्या रिसर्च करूँ क्या ना करूँ, सो इन दैट केस मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम 1 साल के लिए प्रोजेक्ट ले लो. तो कोई भी R&D, जब बहुत सारे जगह पे वैकेंसीज निकलते हैं प्रोजेक्ट का, 1 साल 6 महीने प्रोजेक्ट का, उसके बाद नेक्स्ट जब तुम्हारा एडमिशन होगा तुम वहाँ पे घुस जाना. वैसे भी GRF का रिजल्ट 2 साल वैलिड रहते हैं, 2 साल वैलिड रहते हैं. यस. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में आइडियाज हैं, वो लोग जब इंटरव्यू के लिए अपियर कर रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें. कभी कभी ऐसा होता है कि कंडेंस मैटर लूँ, या सर मैं एटॉमिक फिजिक्स में लूँ, या मैं क्वांटम ऑप्टिक्स लूँ, या मैं लेज़र के ऊपर काम करूँ, या मैं मतलब एस्ट्रोफिजिक्स लूँ, या मैं हाई एनर्जी फिजिक्स लूँ. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सारे सवाल चलते रहते हैं. सो इन दैट केस व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट मतलब थोड़ा बहुत तुम्हें इसके ऊपर रिसर्च करना है, इसके ऊपर पेपर्स पढ़ने हैं, कैसे काम हो रहे हैं वो देखने हैं. इसके अलावा भी अगर मान लो कोई बच्चा कंडेंस मैटर में ही PhD करना चाहता है, इन दैट केस ऑल्सो वो गाइड चूज नहीं कर पा रही, कौन सा गाइड मुझे चूज करना चाहिए या कौन सी जगह मुझे अप्लाई करना चाहिए. इन दैट केस तुम लोग गाइड का जो नाम है वो नाम गूगल स्कॉलर पे जाना, जाके लिखना, वहाँ पे देखना उनके लैब्स के सारे पेपर्स तुम्हारे पास आ जाएंगे. उस गाइड की इम्पैक्ट फैक्टर, पेपर्स के इम्पैक्ट फैक्टर आ जाएंगे. गाइड के जो तुम्हारा लाइक व्हाट वी कॉल इट, there are some followers actually, we have a term for this but right now I'm not able to recalling it. जैसे ही तुम जाते हो तो वहाँ पे देखना उस गाइड के नाम के नीचे उनका साइटेशंस रहेंगे. यस, साइटेशंस इज द वर्ड. तो साइटेशंस रहेंगे, वहाँ पे तुम बता सकते हो कि वो गाइड कितना पॉपुलर है इन द PhD मार्केट. सो दैट इज अनदर थिंग. उसके बाद तुम्हें पेपर्स पढ़ने हैं, पेपर्स को देखने हैं, कौन सा काम के साथ तुम ज़्यादा सही लग रहा है, काम को समझ पा रहे हो. उनके लैब्स में कितने सारे पेपर्स आते हैं साल में, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि अगर तुम उस लैब में जाओगे तो तुम्हारे पेपर आने के फ्रीक्वेंसीज कितने हैं. ठीक है, मतलब वो गाइड कितना कोऑपरेटिंग है. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे गाइड अपने खुद के दोस्तों के माहौल, मतलब जो सराउंडिंग्स है या बाकी गाइड के साथ जो कोलैबोरेशंस है उसमें उनके पेपर्स आते हैं, बट स्टूडेंट्स के थ्रू पेपर्स नहीं आते. मतलब उसके लैब के स्टूडेंट्स पेपर नहीं निकाल रहे हैं, बट वो गाइड अपने जो कोलैबोरेशन है उसके थ्रू पेपर निकाल रहे हैं. सो इन दैट केस यू हैव टू वेरी वेरी श्योर. अगर मान लो तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिनको थोड़ा बहुत गाइडेंस की जरूरत है और गाइड उतना गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता, तो इन दैट केस अगर तुमने रॉन्ग गाइड चूज कर लिया तो मुश्किल में पड़ोगे. तो कोशिश करना कि गाइड चूज करने से पहले थोड़ा गाइड के ऊपर रिसर्च, लैब के ऊपर रिसर्च, लैब के जो लोग हैं जहाँ पे वो स्टूडेंट्स हैं उनको मेल करके उनके साथ बात करो, बात करके पूछो कितना काम होता है, कैसा काम होता है, जो पेपर्स उनके इम्पैक्ट फैक्टर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जान के उसके बाद तुम जाओ. मोस्टली IIT दिल्ली में इंटरव्यू के 2 राउंड्स होते हैं. पहला राउंड तो नॉर्मल जनरल के बारे में पूछते हैं, तुम्हारा जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, MSc प्रोजेक्ट के बारे में. सेकंड जो राउंड होता है वो गाइड के साथ पर्टिकुलरली होता है. मान लो अगर तुम्हें 2 गाइड पसंद आए, मतलब 2 गाइड तुमको पसंद किए, तो वो दोनों गाइड ही तुम्हारे साथ अलग अलग से इंटरव्यू लेंगे. तो इन दैट केस दे विल टॉक अबाउट देयर ओन वर्क, दे विल गेट टू नो योर वर्क, एंड वो लोग पूछेंगे कि तुम्हारा कितना रिसर्च नॉलेज है, तुम कैसे कैसे सोचते हो. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा देख लेना. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई बच्चा सोचता है ऐसा कि सर हमें बाहर जाना है, वी वांट टू गो टू अब्रॉड, दैट्स आल्सो अ गुड थिंग, नॉट बैड. इन दैट केस आल्सो अब बहुत बड़ा सा एक रिसर्च मतलब रिसर्च मतलब एक थोड़ा सा एक बहुत ही रिसर्च ही कह सकते हैं, एक प्रोसीजर आता है जहाँ पे यू हैव टू see different universities where you have to check different guides who are doing on the same project as you put your interests on. तुम जिस पे काम करना चाहते हो वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हो उनके प्रोफाइल में जाओ, गूगल स्कॉलर पे जाके देखो साइटेशंस कैसे हैं, पेपर्स कैसे आते हैं, पेपर्स में जो काम हैं वो काम तुम्हें पसंद आ रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें होता है. अब अगर काम पसंद आ गया तो उस गाइड को अपना CV भेजो, एक SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भेजो, देखो वो गाइड क्या रिप्लाई करता है. पहले तो CV भेजो, उसके बाद उनके साथ एक मॉक इंटरव्यू करो, तो फिर उसके बाद वही बोलेंगे कि SOP भेजने के लिए. So all these things you have to do if you want to go abroad. If you don't want to stay in India, if you want to go abroad for PhD, you can definitely do that. Very, very, very nice decision it would be. Don't ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि abroad जाना would be a bad thing और IIT के बच्चे से abroad जाते हैं, IIT के अलावा abroad में chance मिलना बहुत tough है. It's not like that. I have seen a lot of people who have gone to abroad but they are not from IITs. ऐसे भी हमने देखा है कि IIT के बच्चे होते हुए भी वो लोग abroad जाना choose नहीं किए.
सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस, बट ये तुम जहाँ पे भी जाओ, जिस गाइड के पास ही जाओ और जिस लैब में काम करने जाओ, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, मेक श्योर कि तुम उस लैब में क्या काम होता है उसके बारे में तुम्हें आइडिया है। दो चार पेपर पढ़ो, गाइड के लैब में कितने सारे पेपर्स पर ईयर में पब्लिश होता है वो भी एक बार देख लो, और वो सिर्फ खुद उनके पेपर्स हैं या उनके साथ उनके स्टूडेंट के कोलैबोरेशन में पेपर हैं, ये भी एक बार देख लो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। जिनके सिर्फ एलिस क्रैक हुआ है वो बच्चे, तो मैं कहूंगा कि उनके लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जैसे एलिस क्रैक होने पे भी पीएचडी के इंटरव्यू बुलाते हैं, जिनमें से आईआईटी कानपुर एक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईटी मद्रास के कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, बट वो भी तुम लोग थोड़ा सा देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं, लाइक पुणे यूनिवर्सिटी, कैलकटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, इवन इफ यू डू हैव एलएस दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस ये दिसंबर जुलाई 2024 में शायद और एक क्राइटेरिया ऐड हुआ है, जहाँ पे ऐसा बोला गया कि एलएस और जेआरएफ के अलावा भी एक अलग से क्राइटेरिया वो लोगों ने निकाले हैं, जहाँ पे वो लोग बताएंगे कि इन इतना मार्क्स है तो दे आर एलिजिबल फॉर पीएचडी। सो उन क्राइटेरिया में जो बच्चे आते हो वो लोग भी एक बार देख लेना कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आईआईटीज हो गए हैं, आईआईटीज हो गए हैं, इसके अलावा तुम जा सकते हो एनआईटीज में, बट मैं वो करूंगा इससे पहले भी तुम देखो रिसर्च इंस्टीट्यूट जितना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जितने हैं वहां पे तुम्हारा क्या सीन है। जैसे कि रावण रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, टीआईएफआर हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे हैदराबाद। अपार्ट फ्रॉम दिस एचआरआई हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जैसे कि एस एन बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलकटा, मेघनाथ शाह रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलकटा। ये सारे ही बहुत ही अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे तुम पीएचडी के लिए जा सकते हो। मोस्टली आईआईटीज आर गुड, आई एम नॉट सेइंग आईआईटीज आर बैड, बट फैक्ट ये है कि आईआईटीज में जो रिसर्च है उससे भी बढ़िया एंड एनरिच्ड क्वालिटी का रिसर्च तुम्हें मिलेगा अगर तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाते हो। जैसे आईसी बैंगलोर हो गया, टीआईएफआर हो गया, एचआरआई हो गया, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, आईसीटीएस बैंगलोर हो गया। हाँ, बट वहाँ पे मिलना थोड़ा टफ है क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस ज़्यादा टफ होता है, और आईआईटी में इंटरव्यू प्रोसेस इज कंपैरेटिवली इजी आई वुड से। अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईटी में अगर जाओगे तो एक लाइव भी रहता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में लाइव उस मामले में, मतलब मौज मस्ती के मामले में थोड़ा पीछे है। तो ये भी एक बार देख लेना, जिसको जैसा लाइफ पसंद हो वो वहाँ जाएगा। बट आईआईटीज आर ऑलवेज गुड बिकॉज आईआईटी पीएचडी के बाद तुम जब पोस्ट डॉक करने जाओगे तो डेफिनेटली इंडिया से नहीं करोगे, इंडिया के बाहर से ही करोगे। सो इन दैट केस तुम्हारे पास अगर आईआईटी का टैग है तो डेफिनेटली इट विल पुश यू टू गो पोस्ट डॉक इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स। So that is another thing. So all these parts you have to take into consideration. Apart from that, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर पीएचडी वगैरह नहीं करना है, हमें तो टीचर बनने हैं। तो टीचर बनने के लिए बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के वैकेंसीज निकलते हैं। अब तुम्हारे पास सीएसआर नेट है तो तुम्हें सेट वेट की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास नेट है तो तुम किसी भी स्टेट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो उन इंस्टीट्यूट्स में जो यूजीसी द्वारा रिकग्नाइज्ड है। तो डेफिनेटली तुम्हें वेट करना है वैकेंसीज का। जब भी वैकेंसीज आएगा तुम जाके एग्जाम दो, इंटरव्यू, तुम्हारा अगर इंटरव्यू क्रैक हो गया सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन एज एन assistant professor in that state university and in state colleges under university and apart from that अगर ये चीज़ तुम्हारा हो गया है, इसके बाद तुम लोग जो चीज़ कर सकते हो वो ये है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कुछ प्राइवेट जगह पे काम करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास सीएसआर नेट है या नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैं कह दूं, अगर तुम मान लो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो एज अ फैकल्टी, बहुत सारे प्राइवेट जगह पे काम करना चाहते हो, दैट्स आल्सो फाइन। प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हो, दैट्स आल्सो फाइन। दे आल्सो समटाइम्स प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट अपॉन रिक्रूटिंग द फैकल्टीज, जहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि टीचिंग मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीएसआर नेट है या नहीं। तो अगर मान लो तुम्हारा सीएसआर नेट है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा जॉब का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं उन सब बच्चों के लिए कहूँगा कि वो ऑप्शन तुम लोग डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नीट क्वालिफाइड नहीं हुआ, पीपल हु डिड नॉट क्वालिफाई, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ वो लोग क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर क्वालिफाई नहीं हुआ है तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा सोचने की या टूट पड़ने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी दुखी मत हो, दिल छोटा मत करो, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम में क्रैक ना होने का ये मतलब नहीं है कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हें फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आता।
तुम्हें फिजिक्स आता है, सिर्फ उस दिन के लिए तुम लकी नहीं थे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की कमी थी, या कहीं ना कहीं तुम्हारा मॉक टेस्ट में जो तुमने कम दिए थे तो इसलिए टाइम के अंदर फिनिश नहीं कर पाए, या तुमने अच्छे अटेम्प्ट किए थे लेकिन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स की वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गया. सो ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू दिस पिक्चर. और आई थिंक लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तुम्हें कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर कर रहे हो, सो विथ हार्ड वर्क यू ऑल्सो नीड अ वेरी लिटिल बिट ऑफ गुड लक. लक इज वेरी 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 प्रीशियस थिंग हेयर. सो बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हार्ड वर्क करे तो हो जाता है, बट मैं कहूँगा कि हार्ड वर्क के साथ एक थोड़ा सा लक तो चाहिए ही होता है. सो आई थिंक उस डे पे तुम लकी नहीं थे तो शायद नहीं हुआ, बट डेफिनेटली डोंट स्टॉप. आई एम टेलिंग यू, डोंट 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 स्टॉप. अगर तुम्हें पीएचडी करना है, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है, अगर तुम्हें किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, किसी कॉलेज में पढ़ाना है, तुम्हें एकेडमिक्स में रहना है, तुम कोई भी लाइन चूज करो, तुम्हें सबसे पहले पूछेंगे तुम्हारे पास सीएसआर नेट है या नहीं. अगर ये सारी चीजें पूछनी ही है और तुम्हारा बाउंड्री में ही खड़े हैं सीएसआर नेट एग्जाम, तो बेहतर यही है कि तुम इस एग्जाम को क्रैक कर लो. तुम्हारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है. तो सबसे पहले जो एग्जाम्स आ रहा है वो है दिसंबर नेट 2024. तो अभी से तुम लोग प्रिपरेशन शुरू कर दो दिसंबर नेट 2024 के लिए. सेल्फ स्टडी कर सकते हो अगर तुमने पहले पढ़ा है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अगर खुद भी पढ़ा है, सारे नोट्स बने हुए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने से, पीवाईक्यूज करने से हो जाएगा, दैट्स एंटायरली फाइन. अगर ऐसा देख रहे हो कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो रहा है, सो इन दैट केस आल्सो यू कैन जॉइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो तुम्हें अच्छा लगे, जिनका पढ़ाना तुम्हें समझ में आता हो. जैसे हमारे यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे ऑलरेडी सीएसआर नेट एलिट बैच 2.2 शुरू हो गया है. क्रैश कोर्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी स्टार्टेड. ऐसे ही बहुत सारे बच्चे कि सर हमने थ्योरी पढ़ लिया है, हमें थ्योरी की जरूरत नहीं है, बट क्रैश कोर्स चाहिए जहाँ पे हम लोग सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के थोड़े 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 फॉर्मुलास को रिवीजन करेंगे. तो उन सब बच्चों के लिए क्रैश कोर्स इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल. आप लोग देख पा रहे हो नीचे यहाँ पे ये जो बॉटम टिकर है, बॉटम टिकर में आपके पास आ रहा होगा कि दिसंबर एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स इज गोइंग टू बी स्टार्टेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको टोटल इंटायर कोर्स चाहिए वो लोग एलिट बैच 2.0 में सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसके अलावा तुम्हारे पास टीआईएफआर एग्जाम है जो दिसंबर में होने वाला है. तो ये वाला नहीं दिसंबर में होने वाला है, ये वाला एग्जाम भी दिसंबर में होने वाला है. ये 2 दिसंबर के एग्जाम है. इसके बाद तुम्हारे पास गेट आ रहा है, पूरा ही पूरा एग्जाम का माहौल है. एफईबी फरवरी में होगा. उसके बाद तुम्हारा जेस्ट आ रहा है, ये भी तुम्हारा फरवरी में ही होने वाला है. तो 4 के 4 एग्जाम्स तुम्हारे दिसंबर जैन फेब 2 महीने के अंदर है. तो तुम किस बात के लिए सोच रहे हो भाई, किस बात के लिए इतना दिल दुखी करके बैठे हुए हो. इन 4 एग्जाम में से एक ना एग्जाम तो ऐसा जरूर होगा जिसका पेपर इजी आया होगा, जो तू क्रैक कर लिया होगा. बस अगर एग्जाम क्रैक हो गया तो डेफिनेटली गो फॉर इंटरव्यू एंड क्रैक दैट एग्जाम, क्रैक द इंटरव्यू एंड डेफिनेटली गो फॉर पीएचडी. So that's the way. But yes, अगर तुम जॉब के लिए जाना चाहते हो, you want to become a professor or assistant professor in some UGC recognized institutes, then भाई साहब ये चीज बहुत जरूरी है. यहाँ में तुम्हारा LS होना चाहिए. LS के अलावा वो लोग नहीं लेंगे. JRF नहीं हो तो भी चलेगा, बट LS बहुत ज्यादा होना ही चाहिए. I mean LS is should be there. It's very very much important. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम किसी जगह में प्राइवेट जगह में पढ़ाना चाहते हो या पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हो, तो इन सब एग्जाम्स में कोई भी अगर एग्जाम में क्रैक हो जाए और तुम इंटरव्यू क्रैक कर लो, तो यू कैन जॉइन एज अ पीएचडी कैंडिडेट. बट इफ यू वांट टू टीच इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जहाँ भी पढ़ाने के लिए जाओ तुम, या तुम प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो लोग हमेशा एलएस मांगते हैं. बट बहुत जगह पे गेट रहने में भी प्रोजेक्ट देते हैं, बट पैसे शायद इतने नहीं देते हैं. 36 वगैरह ये नहीं तुम्हें देंगे जो तुम्हारा यूजुअल फेलोशिप्स होते हैं. थोड़े कम देंगे, बट ठीक है, इस हिसाब से तुम लोग देख सकते हो. तो मेरा तो यही कहना होगा कि सब कुछ छोड़ दो लाइफ में, जो भी चीजें हैं एवरीथिंग, थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर दो. देयर इज अ सेइंग कॉल्ड ग्रो इन प्राइवेट. जस्ट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम पीपल, एंड वेरी नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी नाउ मोमेंट, फ्रॉम द वेरी इंस्टेंट, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दिस एग्जाम. प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 7-8 बुक्स उठ लो और पढ़ना शुरू कर दो. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अभी तुम क्या है, रिपीटर हो. तो तुम्हें नया से कुछ चीजें नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान देना है. तुम पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारा काम बन जाएगा. कितने सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज है हमारे पास बोल. तो गेट एग्जाम का पीवाईक्यूज 2000 से अवेलेबल है 2024 तक. टीआईएफआर का पीवाईक्यूज 2010 से 24 तक अवेलेबल है. जेस्ट का पीवाईक्यूज 2012 से 24 तक अवेलेबल है. सीएसआर नेट का पीवाईक्यूज 2011 से 24 तक अवेलेबल है. सो ऑल दिस पीवाईक्यूज आर अवेलेबल टू अस. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टाइम लेके बैठना है, उन क्वेश्चन को डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है. बस दैट्स ऑल. और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. अगर इतना तुम कर लेते हो तो तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा. आई गारंटी इट, आई प्रॉमिस इट. ठीक है, क्योंकि जो तुम एग्जाम्स देने जा रहे हो भाई बहुत ही आसान एग्जाम है. मतलब प्लीज ट्रस्ट मी, इट्स मच मोर इजी एग्जाम दैन यूपीएससी और ऑल द सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम. क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं और वो रिसोर्सेज लिमिटेड है. वो सेम ही जगह पे से पढ़ रहे हैं जो जहाँ से तुम पढ़ोगे.
तो ऑफ कोर्स एग्जाम क्रैक होना तय है, सिर्फ मन लगा के कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। कुछ बच्चे कंसिस्टेंसी में ब्रेक कर देते हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी की बात सुन के। ज़्यादा लोगों की बात मत सुनो, तुम खुद ब खुद पढ़ते रहो। मैं तुझे एक बात कहूँ, लाइफ में तू कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा दो चीज़ का, एक है पैसा कमाने का, दूसरा है पढ़ाई करने का। यू विल नेवर रिग्रेट अपॉन दिस टू थिंग्स। वन इज दैट यू अर्न मनी एंड द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव स्टडीड समथिंग। कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। सो कोशिश करो कि तुम लोग पढ़ाई करते रहो। परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, परसिवरेंस इज इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। अगर ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली यू विल मेक इट, यू विल मेक इट। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, ठीक है। समटाइम्स एक कहावत भी है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल, दैट टैलेंट, हार्ड वर्क beats talent. If talent doesn't do hard work, अगर मान लो किसी एक बच्चे के पास टैलेंट है, वो अगर हार्ड वर्क नहीं करेगा तो जिसके पास टैलेंट नहीं भी है, एवरेज क्वालिटी का टैलेंट है, वो हार्ड वर्क करके उस टैलेंटेड वाले बंदे को बीट करके आगे निकल जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़, मतलब तुम्हारे अंदर एक अलग ही ब्रेन होनी चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ही डॉक्टर इंजीनियर होने चाहिए, तुम्हारे अंदर मतलब तुम एकदम क्लास 1 से फर्स्ट होते हुए आना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम अभी से शुरू करो, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो। Definitely I promise you your exam will be cracked. I'm not promising you that you will have a CSR rank 1, but of course जितना रैंक चाहिए होगा एग्जाम क्रैक करने के लिए, एक डिसेंट सा रैंक तुम लेके आ सकते हो अगर तुम हार्ड वर्क करो और उसमें तुम कंसिस्टेंसी रखो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड don't forget to subscribe this channel for more such videos. Apart from that, I would like to say जो हमारा बूस्टर कोर्स है दिसंबर 2024 एग्जाम्स के लिए, जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले बच्चों को, कि जिन बच्चों के पास ऑलरेडी नॉलेज है, वो चाहते हैं कि मोस्टली हम लोग सिर्फ PYQs प्रैक्टिस करने हैं, हम लोग को फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करने हैं, और हम लोग एक ऑन एन एवरेज आइडिया चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम्स के लिए, फॉर नाउ, फॉर रिवीजन पर्पस, फॉर मॉक टेस्ट पर्पस, they should definitely join the booster course. It will be very much helpful for them. So do start enroll yourself in the booster course, because that will be very much helpful. Apart from that, thank you very much, and of course congratulations for all those people who have cracked CS100 examination. Thank you very much. मिलते हैं in the next section.